नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के आज एल्गोरिथम क्लास फ्लो चार्ट मैनुअल एंड एल्गोरिथम क्लास में हम आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज नया चैप्टर हम एल्गोरिथम के बारे में आप सबको बतलाएंगे। दोस्तों, एल्गोरिथम जो है ये एक्चुअली होता है, ये सीक्वेंस होता है, स्टेप्स और ए कलेक्शन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। दोस्तों, एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है उसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। दोस्तों, ये एल्गोरिथम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं कॉमनली इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं और प्लानिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, एल्गोरिथम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसका कुछ गुण होता है। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। एल्गोरिथम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट, ये इनपुट जो है ये input an algorithm may or may not require input। एल्गोरिथम इनपुट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आउटपुट, ईच एल्गोरिथम इज एक्सिक्यूटेड टू प्रोड्यूस एट लीस्ट वन रिजल्ट। आउटपुट इसमें होता ही है। इनपुट हो भी सकता है दोस्तों, नहीं भी हो सकता है। आउटपुट कम से कम एक आउटपुट होगा, एक रिजल्ट होगा। डेफिनिटनेस, ईच इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी क्लियर एंड इनएम्बिगुअस। और चौथा है फाइनाइटनेस, if the instructions of an algorithm are executed, the algorithm should terminate after finite number of steps। इसमें ऐसा नहीं इनफाइनाइट नहीं होता है, ये फाइनाइट होता है, इसलिए फाइनाइटनेस। ये 4 गुण होता है दोस्तों। इनपुट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आउटपुट कम से कम एक आउटपुट होगा और definiteness, each instructions must be clear and प्रत्येक जो है इंस्ट्रक्शंस वो क्लियर होगा। और फाइनाइटनेस, इसका जो नंबर ऑफ स्टेप्स होगा वो फाइनाइट होगा, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है दोस्तों। पहला है सीक्वेंस। इन द सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर एंड एक्सक्यूशन टेक्स प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम अप टू डाउन। अब दूसरा है ब्रांचिंग सिलेक्शन। इन ब्रांच कंट्रोल देयर इज ए कंडीशन। ब्रांच कंट्रोल में एक कंडीशन होता है और उस कंडीशन के अनुसार डिसीजन लिया जाता है, आइदर ट्रू और फॉल्स इज अचीव्ड। इन केस ऑफ ट्रू, वन ऑफ द 2 ब्रांचेज इज एक्सप्लोर्ड। दो में से अगर ट्रू है तो दोनों में से एक कोई ब्रांच एक्सप्लोर्ड होगा। बट इन द केस ऑफ
false condition, the other alternative is taken. Generally, the if-then is used to represent branch control. तो ब्रांचिंग में क्या होता है दोस्तों, ब्रांच में एक कंडीशन होता है और उस कंडीशन के अनुसार डिसीजन होता है, ट्रू या फॉल्स। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू कंडीशन है दोस्तों तो उसमें दो में से एक ब्रांच को फॉलो किया जाता है, और अगर फॉल्स है तो फिर दूसरा वाला किया जाता है। इसमें इफ़ देन स्टेटमेंट्स का जनरली यूज़ किया जाता है। तीसरा स्टेप है दोस्तों लूप, रिपीटेशन। द लूप और रिपीटेशन allows the statements to be executed repeatedly based on a certain loop condition. Example while और for loop। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, ये तीनों समझ गए। अब एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम का क्या फ़ायदा है, एडवांटेज क्या है इसका, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है इट इज़ ए स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम। एक दिया गया प्रश्न का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन है, विच मेक्स इट ईजी टू अंडरस्टैंड, जो इसको आसान बनाता है, जो इसको समझने में आसान बनाता है। तो पहला समझ गए। एन एल्गोरिथम यूजेस ए डेफिनिट प्रोसीजर। एल्गोरिथम में नंबर ऑफ प्रोसीजर जो है वो फिक्स होता है, इंडेफिनिट नहीं होता है। फिर है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एल्गोरिथम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होता है। सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनी वन इवन विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी ईजी समझा जा सकता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होता है। Every step in an algorithm has its own logical sequence, so it is easy to debug. प्रत्येक स्टेप जो एल्गोरिथम का होता है वो लॉजिकल सीक्वेंस, प्रत्येक स्टेप्स का अपना लॉजिकल सीक्वेंस होता है जो डिबग करने में, रन करने में प्रोग्राम को ईजी होता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब हाउ टू राइट एल्गोरिथम। स्टेप 1, define your algorithm input. Many algorithms take in data to be processed. Example, to calculate the area of a rectangle, input may be the rectangle height and width. दोस्तों एल्गोरिथम को लिखने के लिए सबसे पहले जो है एल्गोरिथम इनपुट को डिसाइड करते हैं। जैसे हमें एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें इनपुट में लेंथ और विड्थ का ज़रूरत होगा। तो यहाँ उसके लिए इनपुट लेंथ और विड्थ होगा। तो इस तरह से जो है हमारे जो प्रॉब्लम के अनुसार हम एल्गोरिथम का इनपुट डिसाइड करते हैं दोस्तों। दूसरा है डिफाइन द वेरिएबल। दूसरा है डिफाइन द वेरिएबल। एल्गोरिथम्स वेरिएबल अलाउ यू to use it for more than one place. We can define two variables for rectangle height and rectangle width as height and width.
or H and W. V or H and B. We should use meaningful variable name. Example, instead of using H and W, use height and width as a variable name. तो हमें इस variable name को लिखना होता है जो कि हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको डिफाइन करते हैं, वो न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक है, इस तरह से। तो यहाँ तक दोस्तों डिफाइन वेरिएबल हम लोग समझ गए। अब आउटलाइन द एल्गोरिथम ऑपरेशंस। यूज इनपुट वेरिएबल फॉर कंप्यूटेशन पर्पस। एग्जाम्पल, टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमें एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, मल्टीप्लाइड द हाइट एंड विड्थ वेरिएबल एंड स्टोर द वैल्यू इन न्यू वेरिएबल से एरिया। और यहाँ एक न्यू वेरिएबल होगा जो एरिया है, उसमें ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और प्रोडक्ट जो है वो न्यू वेरिएबल एरिया में स्टोर होगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब देखें, फोर्थ स्टेप है आउटपुट द रिजल्ट ऑफ योर एल्गोरिथम ऑपरेशन। इन केस ऑफ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, आउटपुट विल बी द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल एरिया। तो एरिया वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वही इसका आउटपुट होगा। इफ इनपुट वेरिएबल डिस्क्राइब्ड ए रेक्टेंगल विथ हाइट of 2 and width of 3, the algorithm would output the value 6 square unit. अगर लेंथ 2 यूनिट है और विड्थ 3 यूनिट्स है तो उसका एरिया 6 स्क्वायर यूनिट होगा। यही इसी को कहा जाता है आउटपुट द रिजल्ट ऑफ योर एल्गोरिथम ऑपरेशंस। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। Pictorial representation of a particular solution pictorial representation of a particular solution is known as flow chart. The first design of flow chart goes back to 1945, which was designed by John von Neumann. Unlike an algorithm, flowchart uses different symbols to design a solution of a problem. It is another commonly used programming tool. दोस्तों, flowchart पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये कोई प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर में दर्शाया गया जो सॉल्यूशन है उसी को फ्लो चार्ट कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें हम एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसको हम बारी बारी से देखते हैं। पहला एडवांटेज है, फ्लो चार्ट इज एन एक्सेलेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम। फ्लो चार्ट जो है प्रोग्राम को कम्युनिकेट करने का एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। Easy and efficient to analyze problem using flowchart.
फ्लो चार्ट के द्वारा प्रॉब्लम को इजी एनालाइज किया जाता है, बहुत आसान तरीके से एनालाइज किया जाता है। ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल the flowchart plays the role of a blueprint which makes program development process easier. प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल में फ्लो चार्ट ब्लूप्रिंट का रोल करता है, जो कि इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट प्रोसेस को और भी इजी बनाता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। आफ्टर सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम डेवलपमेंट सक्सेसफुली डेवलपमेंट के बाद इट नीड्स कंटिन्यूअस टाइमली मेंटेनेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। द फ्लोचार्ट मेक्स प्रोग्राम और सिस्टम मेंटेनेंस ईजियर। यह प्रोग्राम और सिस्टम के मेंटेनेंस को और आसान बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये फ्लोचार्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब दोस्तों यहाँ कुछ सिंबल्स है। सिंबल नेम ओवल है। सिंबल इसका यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए फ्लो चार्ट। जो भी फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा वो इसी ओवल शेप से स्टार्ट होगा और टर्मिनेट भी इसी ओवल शेप से होगा। दूसरा है दोस्तों ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है इसका यूज्ड होता है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन में, इसका इस्तेमाल होता है। तो पहला जो है दोस्तों ये इसका स्टार्ट स्टॉप में होता है पैरेललोग्राम, इसका इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस में होता है। रेक्टेंगल है ये प्रोसेस में, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, डाटा मैनिपुलेशंस, ये सब जो प्रोसेस का काम है इसमें रेक्टेंगुलर शेप का इस्तेमाल होता है दोस्तों। अब जो डायमंड शेप है, इसमें डायमंड शेप का इस्तेमाल होता है डिसीजन मेकिंग में। जब एक से ज़्यादा पाथ होगा तो वहाँ डिसीजन करना हो, जो किस में जाना है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह के जो सिंबल है उसमें डिसीजन मेकिंग में डायमंड शेप का इस्तेमाल होता है। एरो जो होता है ये फ्लो लाइन, किस तरह से ये फ्लो चार्ट फ्लो कर रहा है, जनरली टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट इसका फ्लो होता है। सर्किल, पेज कनेक्टर दोस्तों ये उस समय इस्तेमाल होता है जब हम कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसका नीचे तक हम पहुंच गए और फिर पेज ख़त्म होता है, तो रिमेन जो है वो आप उसी पेज में कहीं पर लिखते हैं। तो अगर रिमेन फ्लो चार्ट का पोर्शन उसी पेज में बनाते हैं तो पेज कनेक्टर का इस्तेमाल होता है। ये इसको ऑन पेज कनेक्टर कहा जाता है। और ये ऑफ पेज कनेक्टर, अगर फ्लो चार्ट का रिमेनिंग पार्ट जो है दूसरे पेज में बनाएंगे तो फिर ऑफ पेज का उसका कनेक्टर यूज़ होता है दोस्तों। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। ये रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल, ये जो शेप है दोस्तों ये प्री डिफाइंड प्रोसेस, इसको प्री डिफाइंड प्रोसेस कहा जाता है।
और इस तरह से जो है हेक्सागन जो है ये प्री प्रोसेसर की तरह इस्तेमाल होता है। और ये कमेंट्स, अगर कुछ लिखना है तो ये कमेंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये सिंबल्स हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल से फ्लो चार्ट में